हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल पे, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। रीजन ये है क्योंकि ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर चैप्टर मेरे चैनल पे अवेलेबल भी नहीं था और पिछले 2 साल का रिकॉर्ड ये है कि ये इससे एक क्वेश्चन लगभग पक्का आने लगा है जेई मेंस में। और ये लगभग फ्री के मार्क्स होते हैं गाइस। आप एक क्वेश्चन पक्का दे रहा है वो, और 4 मार्क्स ऑलमोस्ट फ्री के आप ले सकते हैं। सो इफ यू गो थ्रू द चैप्टर और अगर आप रिवाइज करते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट्स उसको रिवाइज भी कर सकते हो और ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स उसमें आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग अब इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट गाइस, सो here it is, statistics. Today we are going to cover the first part 1। CBSE क्लास 11 CBSE के लिए होगा, जेई मेंस के लिए होगा। और ये ध्यान रखिए जेई एडवांस में इसका कोई भी सिलेबस में है नहीं। सो जेई एडवांस में तो कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, सिंपली जेई मेंस में इससे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा गाइस, वो हमें कवर करना है। ठीक है ना। सो हियर इज द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। एंड देखिए, इसमें एक जो टर्म आती है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स सेंट्रल बिहेवियर ऑफ द डाटा। सो टेंडेंसी मीन्स उसका जो एक मिडिल मोस्ट डाटा है उसका कैसा बिहेवियर होता है। सो दैट वी हैव टू मेजर। सो वी आर गोइंग टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ पार्ट जो है मैं इसका 10th का कवर करूंगा, और जिसमें मीन मीडियन और मोड निकालना है। तो ये जब हम क्विक रिव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ये भी आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, सो क्विक रिव्यू ऑफ द ऑलमोस्ट क्लास 10th का जो पार्ट था वो, और उसको बिल्कुल जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ने वाले हैं। राइट गाइस, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी ऑफ द सेंट्रल डाटा। सेंट्रल डाटा मीन्स एवरेज। ठीक है, तो एक एवरेज का जो बिहेवियर कैसा है उस चीज को स्टडी करना होता है, उसको मेजर करना होता है। मीन्स अगर एक सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि एवरेज, हमें एवरेज को स्टडी करना है। एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड, और जो डाटाज हमारे पास में है, सो दैट इज नोन एज द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो वो जो सेंट्रल वैल्यू है और जो एवरेज वैल्यू है उसको मैथमेटिकल एवरेज भी निकालते हैं और उसका पोजिशनल एवरेज भी निकालते हैं। तो ये डेफिनेशन देखिए आप, इट इज द सिंगल वैल्यू विच मे बी टेकन एज द मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस में हम देख रहे हैं कि जो एक एवरेज वैल्यू, वो हाइट हो सकती है, एज हो सकती है, या कोई भी चीज ऐसी जो कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस कलेक्शन किया हुआ है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई क्लास में जो है एवरेज हाइट बच्चों की क्या है, या एवरेज एज क्या है, किसी क्लास में देख सकते हैं या किसी भी तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना। सो दिस सिंगल वैल्यू इज नोन एज द एवरेज, उसको हम एवरेज निकालना बोलते हैं। द एवरेज है जनरली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेंट्रल पार्ट होगा एवरेज निकालेंगे। ठीक है ना, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अब ये जो एवरेज निकालना है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है मैथमेटिकल एवरेज निकालना। अब एवरेज भी होते हैं अर्थमेटिक मीन, जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में यही वाला मीन काम करेगा, एक्स बार। ठीक है ना, वो हम निकालेंगे एक्स बार। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड नॉर्मली। जो है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में एक्स बार जो मीन है, अर्थमेटिक मीन, वही काम का रहता है। ठीक है, सो बट दीज आर द मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकली जब आप एवरेज निकाल रहे हो चीजों का, तो दैट इज नोन एज द एक्स बार, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, और एक होते हैं पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल मीन्स बोल सकते हैं, पोजीशन मीन्स पोजीशन के हिसाब से। अब मीडियन का मतलब ये हो गया कि जब हम मीडियन और मोड, तीन चीजें आएंगी हमारे लिए, मीन, मीडियन और मोड। बाकी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को एस्केप कर देते हैं, खाली यहाँ से हम मीन ही वर्कआउट करते हैं। ठीक है ना। तो मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू। अगर बहुत ही शॉर्ट में अगर बात बोलनी है तो आपको बोलना चाहिए मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है ना, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू हो जाएगी गाइस। और
तो आप क्या करते हैं, डाटास को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया, तो जो मिडिल में जो डाटा है उसकी जो वैल्यू है वही आपका इसका मीडियन हो जाएगा। चाहो तो आप उनको डाटास को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखेंगे, डिक्रीजिंग सबसे बड़ा ये वाला, फिर इस तरह से डाटास को आपने रखा। ये एक मैं डायग्राम से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ इस पोजीशन पे जो भी डाटा होगा वो उसका मीडियन होगा। उसकी जो हाइट आप देख रहे हैं, हाइट किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज द मीडियन, राइट। मोड क्या होगा, मोड भी एक दूसरी तरह का पोजिशनल एवरेज ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ऐसा वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो वो उसका मोड डिसाइड हो जाता है। लेकिन आप ये साफ साफ देख पा रहे होगे कि जो सबसे एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट इज द मीन, और उससे जो रफ है वो आपका मीडियन है। मीडियन थोड़ा रफ है कि आप लगभग बीच की एक जो वैल्यू है उसको पिकअप कर रहे हो और उसको एक एवरेज की तरह से बोल रहे हो, ठीक है। और सबसे जो रफ है, रफ बोल सकते हैं कि ये मोड है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। अब आपके पास में बहुत सारे डाटाज हैं और उन डाटाज में पर्टिकुलर एक डाटा ऐसा है जिसकी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो कई बार आया है, ठीक है ना, तो उसी को मॉड डिसाइड कर देते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड मीन इज द मोस्ट एक्यूरेट, फिर आता है मीडियन, फिर आता है आपका मोड, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, वन बाय वन हम करेंगे वर्कआउट, और बहुत फास्ट हम लोग जाने वाले हैं, इन चीजों को जल्दी वर्कआउट कर देंगे। फिर हम हमारे जो मेन जो है वो आपका वेरिएंस है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे हम वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यहीं से जो है जेईई मेन में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम इन सारी चीजों को फास्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं गाइस। सो दिस इज द अर्थमेटिक मीन। आपको मालूम है कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो एक्स बार, दिस इज द एक्स बार, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा, अगर डाटा के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इफ x1 x2 xn आर द n ऑब्जर्वेशंस, ये मान लीजिए n ऑब्जर्वेशंस हैं एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय, तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, ये सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n से डिवाइड करते हैं, और इस चीज को ही हम सिग्मा fi, सिग्मा xi लिखते हैं। सिग्मा xi i की वैल्यू 1 से लेके n तक जितनी भी नंबर्स होंगे वो लिख देंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो एक्स बार का बहुत सिंपल फॉर्मूला था, इन पे डेफिनेटली क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, ये खाली मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ बस, ठीक है ना। दूसरा है अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, भी लिखा रहता है इस जगह पे, है ना। इसका मतलब ये है ग्रुप्ड डाटा, ग्रुपिंग में मतलब उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डाटा गिवन है और x1 xi है और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, तो x1 है, f1 है, x2 है, f2 है, उस ये पर्टिकुलर x2 डाटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है साथ साथ में उसके साथ में टेबल पे गिवन होगी। सो इफ x1 x2 xn बी द n ऑब्जर्वेशंस, राइट गाइज, एंड f1 f2 fn बी देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, उनकी फ्रीक्वेंसी साथ में दे रखी है। तो जो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसमें एक टेबल जब आप एक्सटेंड करोगे तो fi xi की करोगे, इन दोनों को करस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट दीज नंबर्स, और यहाँ पे आप समीशन करोगे, समीशन ऑफ fi xi, ये आपको एक वैल्यू मिलेगी, और यहाँ फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे, सो दैट इज द सिग्मा fi की आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और सिंपली उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी 10th में पढ़ा हुआ है आपका, मैं खाली आपको फॉर्मूले को वापस एक बार रिप्रोड्यूस करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको मालूम चल जाए कि ठीक है, इस तरह से अगर वेरिएबल्स गिवन होते हैं विद द फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है, तो इसको आपको इस तरह से करना है, एक्स बार कैन बी फाइंड आउट बाय द सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है ना। तो बस यहाँ हम खाली इतने फॉर्मूले को ही रिवाइज करें। चलिए एक क्वेश्चन है ये, सो फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। सो ये वेरिएबल दिया हुआ है xi, और उसके साथ में उसकी वेरिएबल के साथ में उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है ना। सो दिस इज द 5 8 11, एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, खाली जस्ट आपको ये रिमाइंड कराने के लिए फॉर्मूला कैसे यूज होना है, जो सारी बातें हैं।
So Fi is the 4 5 4 5 6 4 5 6 10 and that is given as the 20. तो अब आप क्या करते हो कि एक टेबल किसकी बनाओगे, Fi Xi की, ठीक है ना. So that is the Fi Xi. So this is 20 20 40 66 and this is 140 140 and 34, so 340. ठीक है, ये आ जाएगा. यहाँ पे आप लिखोगे सिग्मा Fi Xi, सिग्मा Fi Xi, इनको सबको ऐड कर लेना, ठीक है ना. सो दिस इज 6 and 4 to 8 6 14 14 18 20 0 2 और 3 और 2 5, ठीक है ना. सो दिस इज 506, राइट गाइस, 606 आई थिंक. नो, दिस इज 6 6 यहाँ पे आ गया, 6 4 10 14 18 19 20, यस 2 कैरी करेगा, सो 606, राइट. सो और सिग्मा Fi आप ऐड कर लोगे, सिग्मा Fi वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, दैट पर्टिकुलर वैल्यू सिग्मा Fi इज इक्वल्स टू, दिस इज 20 10 30 36 36 41 45, so this is 45. so this is x bar बहुत सिंपल है, देखिए सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi, बस इसमें 606 डिवाइडेड बाय एंड दैट इज 45. सो इसको आप डिवाइड कर लीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट, दैट इज अराउंड, ये आ रहा है 13.47. आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है. तो इस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. कम टू द थर्ड पार्ट, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, लेकिन ये कौन सा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द कंटिन्यूस ग्रुप्ड डाटा. कंटिन्यूस ग्रुप्ड डाटा मीन्स ग्रुपिंग में दे रखा हो, इंटरवल में दे रखा हो. वो कंडीशन वो होती है जैसे कि आपको दे रखा है 0 से 10 तक वेरिएबल और 10 से 20 20 से 30, इस तरह से वेरिएबल्स दिया होता है, ठीक है ना. और उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी F1 F2 F3, ठीक है. अब आपको खाली एक काम करना होता है कि इसकी मिड वैल्यू निकालनी होती है. So when you find out the mid value that is decided as xi, तो 0 से 10 तक है, ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. इसकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए, लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, या इसका मिडिल वाला नंबर डायरेक्टली 15 लिख सकते हो आप, ठीक है ना. एंड दिस विल बी द 25. इस तरह से ये सारी मिड वैल्यू निकल जाएंगी. जब मिड वैल्यू निकल जाएंगी तो आप अगला जो टेबल बनाओगे Fi Xi का बनाओगे, इनको दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यहाँ फिर वापस वही काम करना है, सिग्मा Fi Xi वो आप निकाल लोगे, ठीक है, सिग्मा Fi Xi, और यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो सिग्मा Fi निकलेगी. एंड अगेन यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला, दैट इज द सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi, ठीक है. तो ये भी देखिए बहुत आसान है, इसमें खाली कुछ नहीं है. अगर उसने क्लास इंटरवल फॉर्म में दे रखा है तो आपको काम क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी. मिड वैल्यू निकालने के बाद में सेम वही प्रोसीजर इसमें यूज करना. सो टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन क्लासेस एज द x1 एंड यूज द फॉर्मूला एज गिवन इनटू द डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा. जो हमने यूज किया था वही वापस वैसे ही यूज करना. ये क्वेश्चन है एक, ठीक है. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इस तरह से अगर दे रखा है तो आपको सिंपली 0 से 10 यहाँ पे लिखोगे, 0 to 10, ठीक है, और 10 to 20 10 to 20 20 to 30. इस टेबल को आप जैसे इसने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे रखा है, वर्टिकल फॉर्म में बनाओगे जल्दी से, और 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है. और इसके बाद में आप लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स. ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है जैसे 7 10 15 8 8 एंड 10, राइट. और इसके आप मिड वैल्यू निकाल देंगे तुरंत, xi. तो दिस इज अगेन द 5 5 15 15 25 25 35 एंड 45, ये आपने निकाला. और इनके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे Fi Xi. सो Fi Xi आ जाएगा 35, ठीक है ना. दिस इज 150 एंड दिस इज 375, 25 into 15, and this is 35 into 8, so that is 35 into 8 is around 280. 35 into 8, yes 280, this is 280. और इसके बाद में आ जाएगा 450. इसको आप सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना. सिग्मा Fi Xi, सिग्मा Fi Xi
and that is this is 1290 guys, and here it is the sigma fi. तो सिग्मा fi को भी आप ऐड कर लोगे, टोटल सिग्मा fi इज इट इज 50, ठीक है। और जस्ट वही फॉर्मूला सेम यूज करना गाइस, जो एक्स बार कैन बी फाइंड आउट बाय द सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi. सिग्मा fi मीन्स अगर ये नंबर्स इंडिविजुअल होते, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर xi 5 नंबर है वो 7 टाइम्स आ रहा है, तो अगर मान लीजिए मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं डायरेक्टली उसको ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको कई बार कैपिटल एन से लिखते हैं, मालूम ही है आपको, सिग्मा fi को हम लिखते हैं कैपिटल एन से, ठीक है ना। तो ये चीज उठा के यहाँ रखना है, दिस इज 1290 डिवाइडेड बाय 50, सो दैट वैल्यू इज 129 डिवाइडेड बाय 5 2 10 and 2 9 5 25, 4 बैलेंस 0.0 लगेगा और 8, सो दिस इज 25.8 इसमें वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना गाइस। सो देखिए बहुत इजी होता है ये भी, आपको खाली मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू निकालने के बाद में तो फिर क्वेश्चन वापस पुरानी तरह से ही आ जाता है। ये सब आपने 10th में किया था, मैं बहुत फास्ट एक एक क्वेश्चन और बस उसका सिंपली मैं चाहता हूं कि रिप्रोड्यूस कर दूं एक बार, तो आपको ये फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे और इस तरह से वर्कआउट आपने किया ही है, ये 10th में कर चुके हैं सारा काम, ठीक है। इसके बाद में शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड फॉर द मीन, तो ये जो फॉर्मूला यूज होता है ये कोई जरूरी नहीं कि आप यूज करें, क्योंकि न तो वो क्लास 11 सीबीएसई में ये बोलता है कि बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड यू हैव टू फाइंड आउट सो एंड सो मीन, वो खाली सिंपली मीन निकालने के लिए देता है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि हम एज्यूम्ड मीन लेके और उसको फिर वर्कआउट करें। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मीन निकालने के लिए ये एज्यूम्ड मीन का यूज़ किया जाता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह से वर्कआउट करने की, आप ये चीज़ को बिल्कुल एस्केप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बुक में अवेलेबल होता है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है, और ये करते हैं हम डेविएशन के थ्रू, ठीक है ना। तो जो वेरिएबल्स होते हैं हम एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, लगभग जो हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं, सो इसमें हम निकालते हैं गाइस डेविएशन, ठीक है ना। डेविएशन का मतलब जो वेरिएबल है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन, ये जो हमारा ए है एज्यूम्ड मीन, ये एज्यूम्ड मीन हमने एज्यूम किया हुआ है, लेट किया हुआ है, हम अपनी इच्छा से जो लगभग जब हमारे वेरिएबल्स को हम चेक करेंगे कि वेरिएबल्स जो है x1 x2 x3 ये जो इनका बिहेवियर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये देखेंगे कि लगभग जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और बिगेस्ट वेरिएबल है उसके लगभग बीच का वेरिएबल कौन सा होगा वो हम लेट कर लेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड एज द एज्यूम्ड मीन, और फिर वहां से हमें डेविएशंस निकालने, डेविएशन मीन्स एक्स वेरिएबल माइनस एज्यूम्ड मीन, सो डी गाइस ये हो जाएगा xi माइनस ए, ये आप निकाल लोगे, ठीक है। और इसको आपको फिर टेबल देखिए वही क्रिएट करनी पड़ेगी पूरी, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है ये वाला यूज होता है, दैट x बार की वैल्यू आती है किससे, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ठीक है ना। तो a एज्यूम्ड मीन हो गया, और टेबल को आप बढ़ाते चले जाओगे, जैसे xi की टेबल है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, फिर आप क्रिएट करोगे di आएगा xi माइनस ए, जब di निकल जाएगा तो टेबल को और आगे बढ़ाना है गाइस, fi di करोगे, फिर fi di करोगे, fi di निकाल लोगे, और इधर क्या करेंगे हम यहाँ पे सिग्मा fi निकाल लेंगे, सिग्मा fi निकल जाएगा हमारे पास में, और ये जो सिग्मा ये fi di है इसका भी सिग्मा fi di वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला फिर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, x बार कैन बी विद a प्लस, ध्यान रखेंगे a प्लस आएगा, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, बिल्कुल भी इसको वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना भी बोला हूँ खाली बस आपको ये फॉर्मूले को क्लैरिफाई करने के लिए, अदरवाइज इसका यूज शायद ही आप रेयरली कहीं पे करें, बस फॉर्मूला एक तरह से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ऐसा है, ठीक है ना, यूज लगभग नहीं करना है इसको। सो सेकंड इसमें आता है कि अगर हम मीन निकालना चाहें, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज होता है। स्टेप डेविएशन का मतलब जब हमने जो मीन निकाले थे, डेविएशंस निकाले थे, अगर जो डेविएशन की वैल्यू
फर्दर और किसी एक वैल्यू से एक कॉमन डिविजिबल नंबर होता है उससे वो वापस डिवाइड कर जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे जो डेविएशंस निकाले हैं, डेविएशन की वैल्यू को डी आई, देखिएगा इस डी आई हमने निकाला था एक्स आई माइनस ए, तो ए तो एज्यूम्ड मीन है ही है, सो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ये डी आई फिर फर्दर एक वैल्यू से डिवाइड होगा, तो स्टेप डेविएटेड वैल्यू यू आई होती है, so that is the di minus a by h होगा। h क्या होगा कि हमने जब डेविएशंस निकाले तो हम डेविएशंस की वैल्यू को लगभग ऐसा देख रहे थे। मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए 10, 30, 60 और डेविएशंस इस तरह के आ गए आपके। तो ये जो डेविएशंस हैं इनमें मैं देख रहा हूँ एक कॉमन डिवाइजर 10 है, तो वहां पे ऐसे केस में हम जो h है, h की वैल्यू को 10 डिसाइड कर सकते हैं और स्टेप डेविएटेड वैल्यू ui निकाल सकते हैं। जब ui निकल जाएगा आपका तो ये फॉर्मूले में यहाँ पे यूज होगा, और इस जगह जो फॉर्मूला है ये x बार का फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। बोला ये वाला क्यों किया था, ये तब यूज करते हैं कि जब डाटाज बहुत ही ज्यादा लार्ज डाटाज होंगे, राइट, और ये जब लाखों में डाटाज होते हैं और वो डाटा बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दे रहे होते हैं, लैक्स में वैल्यू दे रहे होते हैं, तो वहां पे ऐसे केस में हम चाहते हैं कि डाटा छोटा हो जाए जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो इन दैट केस हम ये एक्स बार का यूज करते हैं। ए वापस एज्यूम्ड मीन ही है, एच आपकी वो जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन डिविजिबल वैल्यू है, दिस इज एच, राइट, और इस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे इसको, ठीक है। तो आपको सिंपली एक फॉर्मूले का रफ ओवरव्यू ध्यान रखना है, याद रखना है, दैट्स ऑल। यूज कहीं पे भी नहीं करना, इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाय चांस बिकॉज हम ये स्टैट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीजें पता भी होनी चाहिए साथ ही साथ कि इस तरह से स्टेप डेविएटेड वैल्यू निकलती गाइस, ठीक है ना। स्टेप डेविएटेड वैल्यू इस तरह से आप निकालोगे, आगे वर्कआउट करोगे, ठीक है। तो इस पे मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। अब देखिए इसके बाद में एक और आता है वेटेड मीन, राइट, इसके बाद में आएगा वेटेड मीन, और वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या होता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी की जगह वो जो वेरिएबल्स हैं उनको अगर कोई वेटेज प्रोवाइड कर दे तो फ्रीक्वेंसी देना, लगभग जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और वेट ये एक ही जैसी चीज आप समझ लीजिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप बस यही बात ध्यान रखिए कि जो वेटेज है किसी पर्टिकुलर डाटा को, x मान लीजिए x1 डाटा है और उसका वेटेज w1 है, x2 है, w2 उसका वेटेज है, तो वेटेज बोलूं मैं या फ्रीक्वेंसी बोलूं उसकी कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी की जगह ये यूटिलाइज हो जाता है और उसी तरह से आप जो है वेटेड मीन निकालते हैं। तो w1 w2 w3 up to wn आर द वेट्स एंड दीज आर असाइंड टू द वैल्यूज, ये जो वेरिएबल्स हैं उनको ये वेट्स दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। देन द वेटेड एवरेज, वेटेड मीन बोल सकते हैं, वेटेड मीन इज डिफाइंड बाय द like this, weighted arithmetic mean is w1 x1 w2 x2 w2 x2 आएगा w3 wn xn upon sigma wi, या you can write the summation of wi xi upon sigma wi, सेम फॉर्मूला है, खाली आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को उसके वेटेड मीन से रिप्लेस कर दिया, दैट्स ऑल, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है ना गाइस। सो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जिससे कि हमें वेटेड मीन भी क्लियर हो जाए कि वेटेड मीन अगर दे रखा है तो उसको किस तरह से निकालना होता है। सो फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स व्हेन देयर वेट्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर्स रेस्पेक्टिवली। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं, देखिए इसमें ये होगा कि नेचुरल नंबर्स हो गए आपके 1 2 3, ये तो वेरिएबल्स हो गए 1 2 3 4 5 और अप टू n तक नेचुरल नंबर्स हैं, और जो उनके वेट्स हैं दीज आर द वेरिएबल्स, और उनके वेट्स हैं wi, ठीक है, तो वो उनके स्क्वायर्स हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर व्हेन देयर वेट्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर्स। तो इनका जो इसका जो वेटेज होगा वो इसका 4 स्क्वायर होगा, 5 का 5 स्क्वायर होगा, इसी तरह से जो n होगा उसका n स्क्वायर होगा। तो जो वेटेड मीन अगर मुझे निकालना है तो मैं ये करूंगा wi xi, ठीक है ना। सो wi xi
WIXI इनको मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 क्यूब हो गया, ये मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 क्यूब हो गया, एंड 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 क्यूब होगा, इसी तरह से 4 क्यूब होगा, और लास्ट में चले जाएंगे आप, ये हो जाएगा n क्यूब, राइट गाइस। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेटेड मीन। सो वेटेड मीन का जो फॉर्मूला है सिग्मा WI अपॉन सिग्मा WI, तो जो हम यूज कर रहे हैं, राइट, सिग्मा XI, पीछे फॉर्मूला देंगे सिग्मा WI आएगा, राइट, तो इस तरह से लिखेंगे। नाउ यू यूज द फॉर्मूला, ये आ जाएगा इस जगह पे वैल्यू, मैं इसके लिए कैलकुलेशन के लिए जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, यहीं पे लिखता हूँ। सो दैट इज द 1 क्यूब, दिस इज 1 क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये चला जाएगा अप टू n क्यूब तक, और जो नीचे नंबर है वेट्स हैं, सो दीज आर द 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये अप टू n स्क्वायर तक चला जाएगा। तो ये वैल्यू को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सो दिस वैल्यू कैन बी सॉल्व एज द, दिस इज द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है ना। क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर किससे लिखते हो आप, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो ये इस तरह से मैंने स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, सो दैट इज द n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, ये आपका टोटल वेटेड मीन आएगा। तो एक तो n इंटू n प्लस 1 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो रही है, ये आएगा आपको 3/2, और यहाँ पे नंबर मिलेगा मुझे n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 2n, ये आपका टोटल वेटेड मीन आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो अगर वेटेड मीन निकालना हो इस तरह से कर सकते हैं, बस खाली एक ही एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे आप ये समझ जाए। आपको की पॉइंट समझने का ये कि जो फ्रीक्वेंसी होती है FI, उसको ये WI, बस उसकी जगह लिख देना है, बाकी सेम फॉर्मूला 100% वैसे का वैसे ही यूज होगा। इसको वेटेज दिया गया या इसको फ्रीक्वेंसी दी गई, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, तो इसी तरह से यूटिलाइज होगा। अच्छा, अब एक और चीज है कि कंबाइंड मीन निकालना, तो कई सारे मीन्स हो, मीन्स x1 बार, x1 बार, x2 बार, देर आर द डिफरेंट सीरीज गाइस, हाँ, डिफरेंट सीरीज है। एक सीरीज है जिसमें n1 नंबर्स हैं, तो उसका जो x1 बार है, x1 बार एक सीरीज ये वाली दे रखी है x1 बार, और उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट इज इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर n1, सेकंड इज द x2 बार एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर n2, x3 बार एंड n3, इस तरह से टोटल दे रखा है xn बार। ये सारे मीन्स हैं और ये उनमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, सो दिस लेट्स से nn, ठीक है, इस तरह से ये nk तक है, चलिए k तक ले लेंगे तो यहाँ k तक आ जाएगा। सो दीज आर गिवन, k सीरीज आर गिवन, एंड देन द मीन ऑफ दीज नंबर्स, तो जो मीन का भी मीन होगा दैट इज द कंबाइंड मीन, और उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा x बार कैन बी रिटन एज द n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। तो ये जो मीन था उसको उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से n2 x2 बार, n3 nk x के बार आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय ऑल द, ये खुद n1 नंबर्स हैं, n2 नंबर्स हैं, ये फर्स्ट वाले मीन की जो सीरीज है उसके नंबर्स हैं, तो उनका सबका सम आ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द मीन्स, कंबाइंड मीन ऑफ द ऑल द मीन्स वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ये खाली एक ही क्वेश्चन में ले रहा हूं इसमें कंबाइंड मीन पे, द मीन इनकम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन इज द ₹400 एंड अनदर ग्रुप ऑफ द पर्सन इज ₹480, ये गिवन है, राइट। एंड इफ द मीन इनकम ऑफ ऑल द पर्सन ऑफ दीज टू ग्रुप्स इज रुपीज, तो ये कंबाइंड मीन हो गया इसका। तो कंबाइंड मीन हम लिख सकते हैं दैट इज द ₹430, इसको आप लिख लोगे, ठीक है। और जो पहला वाला ग्रुप है उसका x1 बार लिख लेते, दैट इज द x1 बार, ये 400 है, और सेकंड का x2 बार है, x2 बार दैट इज द ₹480 गिवन है, ठीक है। इफ द मेन इनकम ऑफ द ऑल द पर्संस ऑफ द टू ग्रुप्स, ये 430 मैंने लिखाई, देन फाइंड
फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन दीज ग्रुप्स। तो वो n1 मान लीजिए पहला जो वाला जो ग्रुप है उसका जिसका मीन x1 बार है उसमें नंबर ऑफ पर्सन n1 है, सेकंड में n2 है। तो हम अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे 430 इक्वल्स टू 400 इंटू n1 प्लस 480 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 तो उनका टोटल सम करना होता है आपको, ठीक है ना। बस तो यही वैल्यू लिख लो, अब आप इसको वर्कआउट कर लीजिए। 430 n1 प्लस 430 n2 equals to that is 400 n1 plus 480 n2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 n1 इक्वल्स टू, और यहाँ 430 है यहाँ 480 है तो 50 n2 बचेगा इधर, 50 n1 बाय n2 इक्वल्स टू 50 बाय 30, सो दैट n1 बाय n2 ये जो रेशियो है 5:3 आ जाएगा। उसने पूछा था कि व्हाट इज द, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, खाली यही बता सकते हैं। सो दैट इज द 5:3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल एक क्वेश्चन हमने लिया, कंबाइंड मीन किस तरह से निकालना होता है या कुछ वर्कआउट करना होता है। इसके बाद में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज जाना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जब जेईई मेन का एग्जाम देता है तो उसमें ये आ जाती है, यूजफुल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाई दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम of the deviations of the variate from the arithmetic mean is always 0। मीन्स अगर हम ऐसा करेंगे कि समीशन ऑफ xi माइनस, अगर उसको मेन जो वेरिएबल्स हैं और उसका जो डेविएशन लेंगे किसके अबाउट, उसके मीन के अबाउट, और उसका सम करेंगे, विल फाइंड आउट इक्वल्स टू 0 बिकॉज i इक्वल्स टू 1 से n तक जाएगा। और ये नंबर जब आप समीशन अगर सेपरेट करते हो गाइस इसमें, so this value is equals to 0। why this is 0, let's say the property 1 2 3, ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी i इक्वल्स टू 1 to n तक xi माइनस x बार का वैल्यू 0 आएगा। दैट मीन्स सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल, वेरिएट मीन्स वेरिएबल भी बोल लो आप, वेरिएबल फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, वो हमेशा 0 होता है। वो क्यों होता है, देखिए अगर आप समीशन साइन सेपरेट करेंगे, समीशन ऑफ xi माइनस x बार तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ सिंगल 1 i इक्वल्स टू 1 से n तक, ठीक है ना, यहाँ पे 1 बचेगा। और इस वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, दैट इज द समीशन ऑफ xi। सो xi आ गया और माइनस x बार इंटू दिस वैल्यू x बार इंटू दिस वन, ठीक है ना। सो इसको लिख सकते हो आप nx बार, क्योंकि x बार क्या होता है, x बार इस सिग्मा xi अपॉन n होगा। और मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें इसको सबको सम कर रहा हूँ समीशन, सो दैट समीशन ऑफ xi कैन बी रिटन एज nx बार। इस वैल्यू को मुझे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट कैन बी रिटन एज nx बार। एंड व्हाट अबाउट दिस x बार इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो समीशन से बाहर आ जाएगी गाइस वो, है। और i इक्वल्स टू 1 से n तक हर बार आपको 1 1 लिखना है, तो ये n आएगा। तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू इसी वजह से 0 आती है, ठीक है ना। सो ये तो हो गई प्रॉपर्टी 1। इसी तरह से हम सेकंड प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द वेरिएट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अगर हम इनके डेविएशंस के स्क्वायर का सम करते हैं और वो जो डेविएशन है दैट इज टेकन आउट अबाउट द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो वो सम जो होगा दैट विल बी द मिनिमम, क्योंकि वो उसके एवरेज वैल्यू के साथ ही उसका डेविएशन किया और उसका आपने स्क्वायर किया। सो दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज द मिनिमम व्हेन इट इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। डेविएशन किसके अबाउट निकाला, अबाउट द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द इफ x बार इज द मीन ऑफ द वेरिएबल, मीन्स x बार मान लीजिए इस xi वेरिएबल्स हैं उनका मीन है। तो अगर मान लीजिए आप कोई कांस्टेंट इसमें ऐड करते हैं गाइस, ऐड करते हैं तो अर्थमेटिक मीन ऑफ xi प्लस लैम्डा, अगर आप कोई भी कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हो x1 प्लस लैम्डा,
x2 plus lambda, x3 plus lambda. In each variable, if you are adding the some lambda, then what happens? Then the mean is also added by the same lambda. तो वो lambda इसके mean में भी add हो जाएगा. So lambda times वो भी add होता है, lambda add हो जाता है. ठीक है. Now come to the second part of this property, arithmetic mean of lambda xi. अगर हर वेरिएबल को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3, तो सिंपली है कि ये भी हो जाएगा लैम्डा x बार. तो जो मीन होगा उसका वो दैट विल बिकम द लैम्डा टाइम्स हियर, लैम्डा टाइम्स ऑफ x बार. अगर वेरिएबल कुछ इस तरह से दे रखा है कि axi, मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, axi प्लस b अगर इस तरह से दे रखा है, तो जो वेरिएबल है वो किसी a और b कांस्टेंट, a एंड b आर द कांस्टेंट्स हियर. ठीक है. अगर इसको अगर a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है प्लस b टाइम्स किया है, तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा कि a टाइम्स ऑफ x बार आ जाना है. इनका जब आप मीन निकालेंगे इन वेरिएबल्स का, सो दैट इज द ax बार प्लस b, और कांस्टेंट वैसे का वैसे उसी फॉर्म में आगे आ जाएगा. सो these आर द थ्री रिजल्ट्स. ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अर्थमेटिक मीन में कैसे चेंज होता है. अगर वेरिएबल में कांस्टेंट अगर ऐड होता है तो उसके मीन में भी कांस्टेंट ऐड हो जाता है. अगर मल्टीप्लाई होता है तो मीन भी लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. अगर हर वेरिएबल को आप axi प्लस b के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो उसका जो मीन निकलेगा वो भी ax बार प्लस b निकल जाएगा, उसी फॉर्मेट में वो आ जाता है. एंड अर्थमेटिक मीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ एज्यूम्ड मीन. अगर एज्यूम मीन अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एनी चेंज इन द एज्यूम्ड मीन. अगर एज्यूम्ड मीन को हम थोड़ा चेंज भी करते हैं, शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए एज्यूम्ड मीन आपने 35 लिया है, उसकी जगह अगर आप 50 भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एज्यूम्ड मीन क्या करता है, उसको खाली डाटास को शिफ्ट कर देता है, तो उसके अर्थमेटिक मीन में कोई फर्क भी नहीं आता है इसमें. ठीक है ना, वो एज इट इज रहेगा, इंटैक्ट रहता है. खाली हम एज्यूम्ड मीन ऐसा लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन जो है मिनिमाइज हो जाए, अदरवाइज इसके शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द एज्यूम्ड मीन. राइट गाइस. और ये एक क्वेश्चन है, इस पे खाली एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो खाली ये ध्यान रखेंगे, ये स्पेशली 3 प्रॉपर्टीज, ये छोटी छोटी 3 रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रहने चाहिए, ये काम के हैं. ठीक है. सो इफ द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 अप टू xn इज x bar, then the mean of the series xi plus 2i, इस वाली सीरीज का मीन निकालना, i की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n तक चली गई. ठीक है. तो इसने सिंपली ये दिया था x बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और अप टू xn डिवाइडेड बाय n. ये तो आप x बार से डिनोट कर सकते हो. तो ये वाली जो सीरीज है, सो दैट इज द न्यू मीन. ठीक है. तो न्यू मीन हम निकालेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो न्यू मीन व्हेन ईच वेरिएबल इज रिटन इन दिस फॉर्म. सो इसको अगर हम x1 प्लस 2 इंटू 1 लिखेंगे, सेकेंड वेरिएबल में ऐड कर रहा हूँ, x2 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा, i की ये 2 आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा x3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 आएगा, और इसी तरह से चलते हुए लास्ट में आ जाएगा दैट इज द xn प्लस दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n, राइट. और नीचे जो हम डिवाइड करेंगे तो वो तो सम हमारा वही रहेगा. ठीक है ना. सो बिकॉज ये जितने भी नंबर्स हैं दैट इज गिवन बाय द n से ही डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इस वाले पार्ट को आप अलग सेपरेट कर लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn आ गया, प्लस इसमें से 2 कॉमन अगर निकाल दें, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक आएगा गाइस, और ये n से n डिवाइड होगा, ये भी आपका n से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. सो ये वाला पोर्शन हम क्या लिख रहे हैं, दैट इज द x बार लिख रहे हैं, एंड प्लस दिस इज 2 टाइम्स, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू n. ये पहले से था, 2 भी ऑलरेडी है. ठीक है. ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो नया न्यू मीन है वो इससे आ जाएगा, दैट इज द x बार प्लस n प्लस 1. तो इसमें गाइस जो है सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरह से आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे कंप्लीट हुए इस तरह के.
सो दिस वॉज द पार्ट 1 गाइस। इसी तरह से मैं नेक्स्ट जो है मीडियन और मोड ले लूँगा सेकेंड पार्ट में, और फिर हम जो मेन हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो वाला पार्ट कवर करके, और उसके बाद हमने जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं स्पेशली लास्ट 2 और 3 ईयर्स में, पिछले 2 साल में बिल्कुल कंटिन्यूस क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया स्टैटिस्टिक्स से। और उससे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं वो कभी ऐसा हुआ है कि 2013 में एक आध क्वेश्चन आया था, 15 में एक आया था, 16 में भी एक था, ठीक है ना। उसके बाद में कोई श्योरिटी नहीं थी कि कंटिन्यूस आ रहा है, बट इन लास्ट 2 years they are continuous JEE main, in JEE main exam there is a continuous one question is fixed, so 4 marks is fixed, right? ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में।